everyone, this is Nikita and welcome to GST Learning Hub. इस वीडियो में हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे इन डिटेल. We'll discuss what is RCM. We'll discuss which are those goods or services which have been notified under RCM. और हम लोग हर चीज का एग्जाम्पल देखेंगे so that you understand practically which are those goods or services जहां RCM apply होता है. Before I forget, please don't forget to subscribe to my channel so that you receive updates as and when I make content, as and when I upload videos. Okay, so what is RCM? अगर हम एक transaction लें, normal transaction of sale of goods, Mr. A based out of Maharashtra supply कर रहा है goods Mr. B who's also based out of Maharashtra. अब इस transaction में आप देखेंगे कि आपको दो parties समझ में आएंगे. One is a supplier and one is the recipient. GST law ये चाहता है that for every transaction you should be able to determine who is the supplier and who is the recipient. इस केस में Mr. A is the supplier, Mr. B is the recipient. अब जब ये transaction होगा in a normal scenario क्या होगा? Mr. A को ये determine करना पड़ेगा कि वो जो गुड्स भेज रहे हैं इज दैट चार्जेबल टू टैक्स. अगर चार्जेबल टू टैक्स है तो उसका रेट क्या होना चाहिए, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को वो टैक्स कब देना होगा, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कौन से वैल्यू पे टैक्स चार्ज करना होगा, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए. ये इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है या आईजीएसटी चार्ज करना है. ये सब डिटरमाइन कौन करेगा? सप्लायर करेगा इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस. दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड चार्ज, जहां सप्लायर टैक्स इनवॉइस रेज करके टैक्स चार्ज करेगा इनवॉइस पे और रेसिपिएंट से फुल अमाउंट कलेक्ट करेगा. तो अब रिवर्स चार्ज क्या होता है? अभी इसी ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे तो रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट इज मिस्टर बी. तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई किए गए हैं जहां सप्लायर टैक्स चार्ज नहीं करेगा, सप्लायर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, बट रेसिपिएंट को खुद से होकर उन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा. Okay, so when the recipient of goods or services has to pay tax to the government in case of certain notified goods or services, it is called as reverse charge. In such cases, liability to pay tax is shifted from the supplier to the recipient. Tax कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को इन केसेस में रेसिपिएंट पे करेगा, इसलिए हम इसको रिवर्स चार्ज कहते हैं. So this is the difference between forward charge and reverse charge. Forward charge is where in most of the situations where the supplier is required to pay tax, which is almost 90% of the situations in the law. But in a few exceptional cases जहां notify किया गया है, उन cases में supplier pay नहीं करेगा tax, but recipient pay करेगा tax government को. ये सारा जो पावर आता है वो आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 से. सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 वो पावर देता है टू नोटिफाई गुड्स और सर्विसेज वेयर रिवर्स चार्ज कैन बी मेड एप्लीकेबल. तो उसके चलते कुछ नोटिफिकेशंस इशू किए हैं फॉर आरसीएम ऑन गुड्स एंड आरसीएम ऑन सर्विसेज. हम पहले वो सर्विसेज डिस्कस करेंगे जो नोटिफाई किए गए हैं और फिर हम लोग गुड्स डिस्कस करेंगे जो नोटिफाई किए गए हैं. एंड आईजीएसटी लॉ के अंडर जो नोटिफिकेशन आया है वो हम सेपरेटली देखेंगे. आप जाकर वो नोटिफिकेशंस पूरी तरह से पढ़ सकते हो. ये वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशंस में क्या क्या कौन से गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए गए हैं वो डिस्कस करूंगी और उसके एग्जाम्पल्स. सो लेट्स बिगिन. पहले हम सीजीएसटी एक्ट के अंडर जो नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं दोज वील डिस्कस. ओके, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन. The first is supply of services by goods transport agency. Okay, तो अब GTA क्या करता है? GTA सप्लाई करता है गुड्स. किसको सप्लाई करता है? The recipient could be an individual, could be a factory, company,
sole proprietor, partnership firm, LLP, cooperative society, could be any form of organization. तो अब specifically इस particular supply of services में supply of services by goods transport agency who has not paid central tax at 6% in respect of transportation of goods by road to factory, society, cooperative society, a person who's registered, a registered taxable person under the GST law, any body corporate, any partnership firm or any casual taxable person. ये ही रही category of service. इसमें supplier कौन है? Goods transport agency. Recipient कौन है? इनमें से कोई भी. Could be a factory, could be a society, could be a cooperative society, could be a person who's registered under the GST law, any body corporate, partnership firm or any casual taxable person. तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. अगर ABC ट्रांसपोर्ट कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है टू मिस्टर बी, अब इस केस में ABC ट्रांसपोर्ट ने गुड्स लिए फ्रॉम द सप्लायर और ट्रांसपोर्ट किए मिस्टर बी को. ABC ट्रांसपोर्ट अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाएगा. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है. बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो GTA है वो जो अपने चार्जेस कलेक्ट करेगा उस पे उसने GST चार्ज नहीं किया हुआ होना चाहिए. इफ द GTA चार्जेस GST, उसको एक ऑप्शन होता है GTA को, GTA कैन ऑल्सो चार्ज GST एट 12%. तो अगर GTA ने चार्ज किया होगा तो आपको रिवर्स चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है एज अ रेसिपिएंट. बट अगर GTA ने चार्ज नहीं किया होगा तो आपको पे करना जरूरी है. और सेकंड कंडीशन क्या है कि इनमें से कोई रेसिपिएंट्स होने चाहिए. अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल रहा तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं करेगा. Recipient should be amongst a factory, society, registered taxable person, body corporate, partnership firm or casual taxable person. इनमें से कोई तो recipient होना चाहिए. So, goods supplied by a GTA, that is goods transport services, वो जो भी सर्विस के लिए चार्ज करेगा उस पे रिवर्स चार्ज पे करना होगा रेसिपिएंट को. This was the first service. Second service is services supplied by an individual advocate, including a senior advocate, okay? Or it could be a firm of advocates that's providing these services, okay? तो ये services advocate या firm of advocate provide कर रहा है और इसमें senior advocate को include किया गया है. Recipient कौन है? Recipient is any business entity located in the taxable territory. तो अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हो, आप लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी हो और आपने एडवोकेट के सर्विसेज लिए हैं तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना होगा. एडवोकेट विल नॉट चार्ज टैक्स ऑन देयर इनवॉइसेस. दे विल जस्ट send you the invoice for their fees and on that fees you will have to discharge tax on reverse charge basis as a recipient. इसमें कुछ exemptions हैं, हम पहले वो डिस्कस करते हैं. दो ही एग्जेम्पशंस हैं. एक तो ऑब्वियस है कि आप अगर इस नोटिफिकेशन को देखोगे तो रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी है. तो रेसिपिएंट कैन नॉट बी अदर देन अ बिजनेस एंटिटी. तो अदर देन अ बिजनेस एंटिटी हुआ तो रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है. सेकंड एक और एग्जेम्पशन जो इनको ऐड करना है वो ये है कि अगर आप एक सीनियर एडवोकेट हो या आप इंडिविजुअल एडवोकेट हो या आप फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो और आप ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 20 lakhs, तो उस केस में ऐसी बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है. उतना एग्जेम्पशन दिया है. So, where an advocate, a senior advocate or a firm of advocates is providing services to a business entity, reverse charge is applicable except where the turnover of the business entity is up to 20 lakhs in the preceding financial year. And when a senior advocate, individual advocate or firm of advocates are providing services that are legal services to other than a business entity, reverse charge apply नहीं करेगा. तो हम एग्जाम्पल देखते हैं. आप कोशिश कीजिए इन एग्जाम्पल्स को खुद से आंसर करने की. फर्स्ट एग्जाम्पल, एडवोकेट फर्म चंद्रा एंड एसोसिएट्स LLP
रेंडर्ड सर्विसेज टू मिस्टर ए। अब मिस्टर ए इंडिविजुअल है, अज्यूमिंग वो बिजनेस अदर देन अ बिजनेस एंटिटी की कैटेगरी में आते हैं, इस केस में आरसीएम विल नॉट बी एप्लीकेबल। Advocate firm Chandra and Associates rendered services to ABC Limited. ABC Limited will be a business entity, so RCM will be applicable. Advocate firm Chandra and Associates rendered services to ABC Corp located outside India. Because they are located outside India, they are located outside the taxable territory, RCM will not be applicable. Let's go to the next service. The next category of service is services supplied by an arbitral tribunal to a business entity. अब इसमें supplier कौन है? Arbitral tribunal है. Recipient कौन है? Business entity located in the taxable territory. What is an arbitral tribunal? अब कई बार there are disputes between parties. Now instead of going to the court, ये parties decide करते हैं कि इनको amicably बाहर कोर्ट के बाहर इस dispute को settle करना है. So they can go for arbitration. So they can appoint an arbitral tribunal, and उस tribunal को वो अपनी fees pay कर सकते हैं, and the tribunal will help resolve this dispute. So an arbitral tribunal is a panel of one or more adjudicators which sits to resolve a dispute by way of arbitration. Mutually वो discuss करके solve करेंगे case को. It's a private tribunal constituted by parties mutually that sits to resolve disputes between parties. So, अगर आपने किसी arbitral tribunal से service ली है, तो arbitral tribunal tax नहीं पे करेगा, tax charge नहीं करेगा, but आपको charge करना होगा on reverse charge basis, provided you're a business entity located in the taxable territory. हम यहाँ other than business entity की बात नहीं कर रहे हैं. Next. Services provided by way of sponsorship to any body corporate or partnership firm. Supplier of service कौन है? Any person, कोई भी supply कर रहा होगा ये service. Recipient कोई भी body corporate होगा और partnership firm located in the taxable territory. आइए इसका example देखते हैं to understand this better. अब let's say there's an event management company called Messrs Ashok Events. अब ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो अब ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी गूगल इंडिया के पास जाता है टू गो फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विस. गूगल को बोलता है कि अगर आप मेरा इवेंट स्पॉन्सर करते हो, हम आपके होर्डिंग्स हर जगह लगाएंगे या आपका एक सेपरेट सेक्शन भी दे देंगे. So for which Google says, okay, I will pay you 10 lakhs. You can go ahead and for these sponsorship services. अब इस केस में क्या हुआ? स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए पे गूगल इंडिया कर रहा है और ये सर्विस मिस्टर्स अशोक इवेंट्स दे रहा है. बट इस केस में लॉ ये कहता है that the body corporate or partnership firm located in the taxable territory has to discharge tax or has to pay tax on reverse charge. Recipient होकर भी इनको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा. तो इस केस में 10 लाख पे गूगल इंडिया को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करना होगा. नेक्स्ट सर्विस इज जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी जो सर्विसेज देता है टू अ बिजनेस एंटिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हम बिजनेस एंटिटी एज अ रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं, नॉट अदर देन बिजनेस एंटिटी. अगर ये सर्विसेज दे रहा है टू बिजनेस एंटिटी, एक्सक्लूडिंग कौन से सर्विसेज एक्सक्लूड किए गए हैं? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस. तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई सर्विस दे रहा है तो उस पे आरसी रिवर्स चार्ज नहीं आएगा. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये एंट्री के अंडर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा. सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल inside or outside the precincts of a port or an airport. तो पोर्ट और एयरपोर्ट पे जो सर्विसेज दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, उस पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स की जो सर्विस दे रहे हैं उस पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा. इन सब के अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी कोई सर्विसेज दे रहे हैं टू एनी बिजनेस एंटिटी दैट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी,
तो उस पे रिवर्स चार्ज आएगा। किसको पे करना होगा? बिजनेस एंटिटी को उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे करना होगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आइए हम एक और एंट्री देखते हैं उससे रिलेटेड। तो एक नोटिफिकेशन आया लेटर ऑन, उसमें ये कहा गया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी आपको रेंट कर रही है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी और आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी लॉ में, आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी लॉ में और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ये प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रही है, तो आपको रिवर्स चार्ज पे इसका टैक्स पे करना होगा। आप पे लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है। इवन दो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अर्लियर एंट्री में उन्होंने एक्सक्लूड किया था, बाद में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी में और आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ले रहे हो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना होगा। नेक्स्ट सर्विस, service is supplied by a director of a company or a body corporate to the said company or body corporate. तो उसमें सप्लायर कौन है? डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है? ऑफ कोर्स द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब इसमें कई इश्यूज एंड एम्बिग्विटीज आ रहे हैं इवन रिसेंटली, बट हमको ये समझना है कि लॉ ये चाहता है कि अगर आप डायरेक्टर को कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी फीस दे रहे हो ओवर एंड अबव द सैलरी, तो उस पे तो रिवर्स चार्ज पे टैक्स आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ सिटिंग फीस दे दी टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स, आपने उनको सिटिंग फीस दे दी से ऑफ ₹10,000, तो एज अ कंपनी आपको उन सिटिंग फीस पे रिवर्स चार्ज पे करना होगा। नाउ रिसेंटली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑफ राजस्थान ने ये कहा है क्लेक्राफ्ट के केस में कि अगर आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो डायरेक्टर को, तो उस रेम्यूनरेशन पे भी रिवर्स चार्ज आना चाहिए, नॉट जस्ट sitting fees or any other fees paid over and above the remuneration, but even if say you're paying a remuneration of rupees 2 lakhs per month to your director, even that उस पे भी आपको reverse charge करना पड़ेगा। Of course this is very disputable, क्योंकि आप अगर schedule 3 देखोगे, that is transactions that are considered neither as supply of goods nor as supply of services, उसमें clearly कहा गया है कि जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है वो ना तो गुड्स होगा ना तो सर्विस। जब लेवी ही नहीं है तो उस पे टैक्स आने का सवाल ही नहीं उठता है। सो दैट इज वेरी डिस्प्यूटेबल, but one thing is clear, that if any sum is being paid for any professional service over and above of that director being a salaried person in the company, तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा। Let's look at the next service. Service is supplied by an insurance agent to any person carrying on insurance business. तो उसमें सप्लायर कौन है? इंश्योरेंस एजेंट। रेसिपिएंट कौन है? in any person carrying on insurance business located in the taxable territory. अब इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे एजेंट्स को अपॉइंट करती है। ये एजेंट्स sell the policies of the insurance company. So these agents are providing a service to the insurance company. You can't expect the insurance agents to take registration under the GST law and discharge tax on whatever commission they are earning, because there are so many agents. It is rather easier to shift the tax burden on the recipient. Who's the recipient? Insurance जो business carry on कर रहा है, जो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन केसेस में इंश्योरेंस कंपनी विल डिस्चार्ज टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ऑन सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। तो एजेंट का जो भी कमीशन होगा उस पर जितना भी टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज पे कंपनी पे करेगी, एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, services provided by an agent of business correspondent to a business correspondent. Again, who's the supplier? An agent of a business correspondent. And recipient कौन है? A business correspondent located in the taxable territory. कई बार बैंकिंग के केस में रूरल एरियाज में पहुंचने के लिए ये लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं।
तो अगर इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने एजेंट को अपॉइंट किया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, यू कांट एक्सपेक्ट द एजेंट्स टू register so many agents to obtain registration. In fact, they won't even fall within the basic turnover limits of GST. तो इस केस में उन्होंने liability reverse charge पे shift कर दी है on a business correspondent located in the taxable territory. Generally RCM में कई बार ऐसे shift करते हैं liability so that it is not burdensome on the small taxpayers to obtain registration and discharge and do all the compliances. तो कई बार वो इस तरह से burden को shift कर देते हैं. Next, supply of services by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of copyright relating to original literary, dramatic, musical or artistic works to a music company or producer. अब म्यूजिक इंडस्ट्री में फोटोग्राफी आर्टिस्ट, कई बार इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दे सेल देयर म्यूजिक राइट्स टू अ प्रोड्यूसर. ओके, क्यों सेल करते हैं? क्योंकि वो प्रोड्यूसर का रीच ज्यादा होता है. ये कंपनीज का रीच होता है तो वो आपका म्यूजिक जल्दी से पहुंचा देंगे इन द मासेस. तो इसमें सप्लायर कौन है? सप्लायर इज द म्यूजिक कंपोजर, सप्लायर इज द आर्टिस्ट. रेसिपिएंट कौन है? जो उस सप्लाई को रिसीव कर रहा है. रिसीवर कौन है? म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो अगर आर्टिस्ट ए है, he is selling his music to a music company, say the music company is T Series, so that the music can be widely publicized. तो म्यूजिक कंपनी मिस्टर ए को फीस पे करेगी, बट लॉ कहता है कि instead of Mr. A going and obtaining registration and getting at the hassles of compliance, हम इसको रिवर्स चार्ज पे कर लाइबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं. इसका मतलब वो म्यूजिक कंपनी वो प्रोड्यूसर को रिवर्स चार्ज पे इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे करना होगा. तो सप्लायर मिस्टर ए, रेसिपिएंट म्यूजिक कंपनी, टैक्स लाइबिलिटी ऑन द रेसिपिएंट, दैट इज टैक्स लाइबिलिटी ऑन द म्यूजिक कंपनी. तो आप देखोगे रिवर्स चार्ज में इट्स इजी व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई हु इज द सप्लायर, हु इज द रेसिपिएंट एंड व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ सर्विस. ये तीन चीजें आप अगर आइडेंटिफाई कर लो, इट्स वेरी इजी टू नो वेदर इस पे रिवर्स चार्ज आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो किसको पे करना है. अगला कैटेगरी ऑफ सर्विस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई. रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? आरबीआई. तो ऐसे सर्विसेज के केस में tax liability will have to be discharged by the recipient on reverse charge, that is Reserve Bank of India. Next category of services, all three are relating to banking or financial institutions or NBFCs. First two are related to banking or NBFCs and third is only related to a banking company. Services supplied by a recovery agent to a banking company or financial institution. तो इस केस में supplier कौन है? Recovery agent. Recipient कौन है? Banking company or financial institution. लाइबिलिटी रेसिपिएंट पे शिफ्ट कर दी गई है. रिकवरी एजेंट को टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक उसी ट्रांजैक्शन पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेंगे. नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन दीज वुड मीन दैट these direct selling agents are generally individuals, right? तो सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी. रेसिपिएंट कौन है? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. तो इस पे भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा एंड बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को इस पे टैक्स डिस्चार्ज करना होगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी. अगर एक बिजनेस फैसिलिटेटर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग कंपनी को, तो सप्लायर कौन है? बिजनेस फैसिलिटेटर. रेसिपिएंट कौन है? और बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. तो इस केस पे भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा एंड बैंकिंग कंपनी को टैक्स डिस्चार्ज करना होगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. अगला कैटेगरी इज सिक्योरिटी सर्विसेज. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल. तो अगर आप सिक्योरिटी पर्सनल सप्लाई कर रहे हो, more like manpower supply services, but only in case of security. So if you're supplying security personnel to whom? To a registered person, except
डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज और अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। इन सब को छोड़कर अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हो तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस पे एग्जांपल्स देखेंगे। रेसिपिएंट कौन है? अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। हमने देखा कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के जितने भी रजिस्टर्ड पर्संस हैं उनको रिवर्स चार्ज पे करना होगा। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप भी कोशिश कीजिए आंसर करने की। Messrs. ABC, a partnership firm, provides security services to a housing society which is registered under GST. सबसे पहली चीज, सप्लायर यहाँ कौन था? Any person other than a body corporate. Recipient कौन है? A registered person located in the taxable territory. तो पहले केस में एक पार्टनरशिप फर्म है जो किसी हाउसिंग सोसाइटी को सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है। क्या आरसीएम आएगा? Yes, RCM will be applicable. Second, ABC Limited provides security services to a housing society which is registered under GST. But हमने यहाँ देखा कि supplier is any person other than a body corporate. तो ABC Limited अगर provide कर रहा है security services तो उस पे RCM नहीं आएगा। ABC को forward charge पे, tax invoice पे tax charge करके government को pay करना होगा। Third example, ABC, a partnership firm, provides security services to a company which is registered under GST. इस पे RCM आएगा। Last example, Mrs. ABC, a partnership firm, provides security services to a cooperative society which is not registered under GST. हमने देखा ये सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज तब आएगा जब रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है तो RCM will not be applicable. Hope this entry is clear. Next entry, services provided by way of renting of motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to a body corporate. तो इसमें सर्विस क्या है? सर्विस है by way of renting of motor vehicle जहां cost of fuel is included in the amount which is being charged. Supplier कौन है? Any person other than a body corporate, मतलब ये body corporate नहीं होना चाहिए, who supplies the services to a body corporate and does not issue an invoice charging central tax at the rate of 6% to the service recipient. इसका मतलब क्या है? सप्लायर ने अपने इनवॉइस पे टैक्स चार्ज नहीं करना चाहिए एट द रेट ऑफ 12%, 6% CGST, 6% SGST। तो ये सिमिलर टू GTA है। GTA में भी अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने ही अपने इनवॉइस पे चार्ज किया है GST एट द रेट ऑफ 12% तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में अगर सप्लायर ने ही GST चार्ज किया है एट द रेट ऑफ 12% तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। इसमें रेसिपिएंट कौन होगा? रेसिपिएंट विल बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। Supplier will be a person other than a body corporate. Recipient has to be a person who is a body corporate. आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। Messrs. ABC, a partnership firm, rents a motor vehicle including cost of fuel to a company. किसी कंपनी को एक पार्टनरशिप फर्म ने दिया है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस। Messrs. ABC does not charge GST on the invoice. GST चार्ज नहीं किया गया at the rate of 12%. क्या RCM आएगा? Yes, RCM applicable. Messrs. ABC, a partnership firm, एक partnership firm है who's renting a motor vehicle including cost of fuel to a company. Messrs. ABC charges GST on the invoice at 12%. Although this is rendered by a partnership firm to a company, but GST charge किया invoice पे at 12%. तो RCM apply नहीं करेगा। ABC Limited rents a motor vehicle including cost of fuel टू अनदर कंपनी XYZ लिमिटेड। मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट ने दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी। तो इस केस में क्या RCM अप्लाई होगा?
द आंसर इज नो, आरसीएम नहीं आएगा. Macers ABC, a sole proprietorship firm, rents a motor vehicle including cost of fuel to a company, and Macers ABC does not charge GST on the invoice. Yes, RCM will be applicable. And lastly, ABC Limited rents a motor vehicle including cost of fuel to a partnership firm ABC and Associates. The minute you read कि किसी body corporate ने service provide की है, तो इस entry के अंदर reverse charge will not be applicable. The next entry is in relation to secure services of lending of securities under securities lending scheme of SEBI. तो इसमें supplier कौन है? Lender, that is a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the scheme of SEBI. Recipient कौन है? Borrower, that is a person who borrows the securities under the scheme through an approved intermediary of SEBI. तो इस केस में रेसिपिएंट को, बोरोअर को रिवर्स चार्ज पे पे करना होगा. बहुत ही स्पेसिफिक सर्विस है. नेक्स्ट, इस सर्विस को 1 अप्रैल 2019 से इन दोनों सर्विसेज को ऐड किया गया रिवर्स चार्ज के अंदर. Services supplied by any person by way of transfer of development rights or FSI for construction of project by a promoter. तो अगर एज अ लैंड ओनर आपने TDR सेल किया, एज एन आपने डेवलपमेंट राइट्स दे दिए प्रमोटर को. प्रमोटर कुड बी अ बिल्डर और एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन building or construction of that property. So supplier will be any such person who is giving those rights, like the landowner. Recipient कौन होगा? Promoter होगा, who is engaged in construction of the building. इस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस ट्रांसफर कर रहा है डेवलपमेंट राइट्स, जो टीडीआर दे रहा है उसको लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करनी है, बट द रेसिपिएंट जो प्रमोटर है जिसको ये राइट मिल रहा है उसको रिवर्स चार्ज पे करना होगा. सेकंड, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years or more by any person against consideration in the form of upfront amount. You can call it could be called premium, salami, cost price, development charges, or by any other name, and or periodic rent for construction of a project by a promoter. Again, अगर आप long term lease के लिए दे रहे हो किसी promoter को, no matter who is giving it, any person who is giving it will be the supplier. Recipient will be the promoter who is constructing on that property, या फिर इस केस में उसने वो लीज, long term lease पे वो land को लिया है और upfront amount कुछ पे कर रहा है आपको प्रमोटर, प्रीमियम के नाम पे, रेंट के नाम पे, कॉस्ट डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे, कोई भी नाम पे अगर आपको पे कर रहा है तो इस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा और प्रमोटर को जीएसटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है. सो दीज वर ऑल द नोटिफिकेशंस दैट, और दीज वर ऑल द सर्विसेज दैट वर इशूड अंडर नोटिफिकेशंस अंडर द सीजीएसटी लॉ. अब आईजीएसटी में हमने अब तक जितने भी देखे वो सारे सर्विसेज आईजीएसटी लॉ में भी है, तो मैं उनको फिर से कवर नहीं करूंगी. बस आईजीएसटी में भी सेम ऑल सर्विसेज आर देयर. There are only 2 additional services in the IGST law that I will discuss. Which are those 2 services? First is any service supplied by any person who is located in a non-taxable territory to any person other than a non-taxable online recipient. So इसमें supplier कौन है? Any person located in the non-taxable territory. So say the supplier is located outside India. So supplier is located in the non-taxable territory. Recipient कौन है? Recipient is located in the taxable territory other than a non-taxable online recipient. This concept of non-taxable online recipient is coming from Online Information and Database Access and Retrieval Services, OIDAR, जिस केस में इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन लेकर इंडिया में टैक्स डिस्चार्ज करना होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर नाउ रिवर्स चार्ज में कौन सा सर्विस है? सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट अदर देन अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया, तो उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा. राइट? तो अगर आई एम अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया और मैंने मेरे हेड ऑफिस से कोई सर्विसेज रिसीव किए हैं, तो उस केस में ये ट्रिगर हो जाएगा और मुझे एज एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस उस पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा. नेक्स्ट,
Services supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India. So इसमें supplier again is located in the non-taxable territory. Recipient will be an importer who's defined in clause 26 of section 2 of the Customs Act located in the taxable territory. तो ये केस जनरली ओशन फ्रेट का है. तो अगर एज एन इम्पोर्टर आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस दी गई है फ्रॉम द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी और आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्टेन गुड्स और आप उनको ओशन फ्रेट दे रहे हो टू द कंपनी हु इज रनिंग दोज वेसल्स, तो उस केस में सिंस द कंपनी इज लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आपको एज एन इम्पोर्टर उस पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स डिस्चार्ज करना होगा. As I said, all of the categories are the same as we discussed in CGST. बाकी सारे services IGST में same है. अब हम लास्ट पोर्शन पे मूव कर रहे हैं, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. अब गुड्स के केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जीएसटी लॉ ने. तो कौन से गुड्स हैं जो नोटिफाई किए गए हैं? वेरी सिंपल, लुक एट द टेबल. आपको फर्स्ट कॉलम में HSN दिखेगा, सेकंड में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिखेगा, थर्ड में who is the supplier and fourth who is the recipient. तो इसमें HSN specific goods mention किए हैं. So under HSN 0801 cashew nuts, काजू, non-shelled और peel. Supplier कौन है? Agriculturist. तो अगर आप सेक्शन 23 देखोगे जीएसटी लॉ का, एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्ट किया गया है. तो अगर एग्रीकल्चरिस्ट कोई कैशू नट्स सप्लाई कर रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज पे टैक्स डिस्चार्ज करना होगा. नेक्स्ट, अंडर HSN 14049010 बीडी रैपर लीव्स और तेंदू लीव्स, अगेन सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स डिस्चार्ज करना होगा ऑन रिवर्स चार्ज. HSN 2401 टोबैको लीव्स, सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट, रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सेम थिंग. 5004 to 5006 description of goods is silk yarn. Any person who manufactures silk yarn from raw silk or silk worm cocoons for supply of silk yarn. ये specific supplier है, किसको supply कर रहा है? किसी भी registered person को, तो उस registered person को tax discharge करना होगा. Please note कीजिए इसमें manufacturer ही mention किया है. So any person who is manufacturing the silk yarn from raw silk, only in that case this particular reverse charge will apply. Next, supply of lottery. अब lottery के केस में इंडिया में supplier is all in all the cases state government, union territory और local authority. किसको सप्लाई कर रहा है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को. तो गवर्नमेंट जनरली लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है. लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिकली परचेसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट्स इन टिकट्स को बेचते हैं. सो इस केस में the liability has been shifted on the lottery distributor or agent. Such lottery distributor or agent has to pay tax on reverse charge basis. Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी सप्लाई कर रही है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, स्क्रैप कर रही है कुछ गुड्स या फिर कुछ सप्लाई कर रही है, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, तो इस केस में उस रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना होगा. एंड लास्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, supplier of goods any registered person, recipient of supply any registered person. Generally banks के केस में they are required to provide loans to every sector और इसमें priority sectors decide किए गए होते हैं, but कई बार they cannot meet the targets, they are given targets for each sector. So when they cannot meet those targets, तो जिस बैंक ने वो target meet किया वो priority sector lending certificate बेचेगा, and the bank that could not meet those targets will purchase it. So in this case, the recipient purchaser, registered person, will have to discharge tax on reverse charge basis. Moving on to the last portion of reverse charge mechanism, some important considerations that need to be kept in mind. All taxpayers required to pay tax under reverse charge have to mandatorily obtain registration. उनको threshold limit, exemption limit जो भी होगा applicable 20 lakh, 40 lakh, कुछ अप्लाई नहीं करेगा. उनको रजिस्ट्रेशन, इफ यू आर लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा और टैक्स डिस्चार्ज करना होगा.
ये जो टैक्स आप पे करते हो रिवर्स चार्ज के अंडर एज अ रेसिपिएंट, दिस टैक्स कैन नॉट बी पेड बाय यूटिलाइजिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको ये टैक्स कैश में ही पे करना है। देयर इज नो अदर वे दैट इट कैन बी पेड। ऑफ कोर्स वंस यू हैव पेड इट इन कैश, क्रेडिट उसी महीने में लिया जा सकता है ऑफ द अमाउंट दैट इज पेड एज कैश इन रिवर्स चार्ज। अगर आप मुझसे ये पूछोगे दैट व्हाट इज द रेट एट विच आई एम रिक्वायर्ड टू पे ऑन रिवर्स चार्ज, कि वही रेट होगा जो उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को रेट शेड्यूल में अप्लाई होगा। तो आप HSN या SSC कोड देखोगे और उसको जो रेट अप्लाई होगा वो रेट से ही आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स करोगे। सो फॉर इंस्टेंस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में 5%, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज 18%, एडवोकेट सर्विसेज 18%. So in this manner, same rate will be used. So I hope you understood reverse charge mechanism and which are those notified goods and services which are covered under reverse charge mechanism. In the description box down below, I will put a link to these notifications and also I will upload this presentation so that you can download and refer to it. अगर आपको रिवर्स चार्ज से रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन है, please ask them in the comment section down below. And please don't forget to subscribe. My name is Nikita. I'll see you guys in the next one.